मेरा नाम स्वाति है और मेरी उम्र 23 साल है। ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। कब तक मैं यूँ तुमसे चोरी छुपे मिलती रहूंगी? मैंने ये अपने सामने बैठे एक शख्स से कहा, जिससे मैं बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती थी। वो मोहित था, जो बहुत हसीन था, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती थी। कम तो मैं भी नहीं थी, तभी तो वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। उसने कहा, और मैं तुमसे क्या कहूँ, घर के बड़े लोग मान नहीं रहे, वरना अब तक तुमसे शादी करके मैं तुम्हें अपने घर ले जाता। उसने कुछ परेशान और कुछ हकलाते हुए लहजे में कहा। तो फिर मैं अफसोस के साथ उसे देखने लगी। उस समय हम एक कैफ़े में बैठे हुए थे और चाय पी चुके थे, लेकिन सर पर जो परेशानी थी उससे हमारी मुलाकात की खुशी दूर जा चुकी थी। मैंने उससे कहा कि तुम एक दफ़ा बात तो कर सकते हो ना, वो मान जाएंगे। मैंने उसे उकसाना चाहा था, लेकिन उसने कहा कि बात की थी मैंने मम्मी पापा से, लेकिन वो मानते नहीं हैं। कहते हैं कि कास्ट से बाहर शादी नहीं करनी, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं करनी जब तक मैं एक अच्छी नौकरी नहीं ढूंढ लेता। मोहित ने बताया था, तो ये सुनकर मैं भी बहुत परेशान हो गई। मोहित और मैं एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे और एक ही साथ एक ही यूनिवर्सिटी की क्लास में पढ़ते थे। पहले हमारी जान पहचान हुई, उसके बाद दोस्ती, और फिर देखते ही देखते दोस्ती प्यार में बदल गई। पता ही नहीं चला। हम दोनों की मोहब्बत वक्त के साथ साथ गहरी होती गई। पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद भी हमारी मोहब्बत एक दूसरे के साथ कम या ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद भी हम एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और अब शादी का फैसला कर चुके थे। मोहित 24 साल का था, जबकि मैं 23 साल की थी, मगर मेरे और मोहित के स्टेटस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। मेरे पापा और भाइयों का अपना पर्सनल बिजनेस था, जबकि मोहित के पापा एक छोटी सी नौकरी करते थे। वो बहुत मेहनत से मोहित को पढ़ा रहे थे ताकि वो पढ़ लिख कर उनका सहारा बने। मोहित के अलावा उसकी 3 बहनें थीं जो मोहित से छोटी थीं, तभी उसके माँ बाप की इकलौती उम्मीद मोहित ही था। इसलिए वो फिलहाल ना तो उसकी शादी करना चाहते थे और कास्ट से बाहर तो बिल्कुल भी नहीं। माँ बाप को जब उनकी संतान कहती है कि उनकी शादी कर दी जाए, तो माँ बाप को कर देनी चाहिए, क्योंकि शादी उनकी संतान का हक होता है। जो उन्हें सही वक्त पर ना मिले तो संतान बागी हो जाती है। सबसे बड़ी गलती माँ बाप तब करते हैं जब उनकी संतान अपनी पसंद से शादी करना चाहती है। उन्हें इस बात पर ही गुस्सा आ जाता है कि बच्चे अपनी पसंद से शादी क्यों करें। तभी वो अपने बच्चों को तरह तरह से रोककर उन पर अपनी मर्जी थोप देते हैं, ये जाने बिना कि उनके बच्चों का दिल फिर उनकी तरफ से खट्टा हो जाता है। हर बार ऐसा नहीं होता। कुछ माँ बाप का अपने बच्चों के लिए ये फैसला सही साबित भी होता है, लेकिन कुछ फैसला वो भी गलत कर डालते हैं, अपने बच्चों को किसी ऐसे के साथ शादी करके जो अपने बच्चों की कदर नहीं कर पाता। मोहित के माता पिता को भी यही लगता था कि मोहित की शादी कर दी तो वो हाथ से निकल जाएगा और आने वाली उन्हें उनसे छीनकर अलग कर देगी। बहुत सी लड़कियां ऐसा करती हैं, शादी के फौरन बाद अलग हो जाती हैं, लेकिन 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। मैं भी ऐसी नहीं थी कि मोहित को लेकर अलग हो जाती, बल्कि मैं तो मोहित के छोटे से घर में एडजस्ट करने के लिए भी तैयार थी। लेकिन मोहित के माता पिता को ये परेशानी थी कि शायद मोहित शादी के बाद अपनी जिम्मेदारियां भूल न जाए, और वो कुछ हद तक सही भी थे। मेरे मम्मी पापा नहीं मानते तो क्या तुम्हारे मान गए? मोहित ने पूछा। मैंने अभी तक बात ही नहीं की, सोचा था कि तुम जवाब दोगे तो मम्मी पापा से बात करूंगी, मैंने हल्की आवाज़ से बताया। उसने मुझसे कहा कि तुम बात करना और देखना कि क्या कहते हैं वो लोग। मोहित ने कहा तो मैंने सिर हिला दिया। उसके बाद कुछ बातें करके हम लोग उठ गए। मोहित ने बिल पे किया और उसके बाद हम अपने अपने घर वापस आ गए। बाकी का दिन मैं यही सोचती रही कि बात करूं या ना करूं, कहीं मेरे मम्मी पापा भी इनकार न कर दें। मगर फिर ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि मैं उनकी लाडली बेटी हूँ, मुझे कभी भी वो मना नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनको मेरी खुशी हर चीज़ से बढ़कर अजीज़ है। इस बात को सोचते ही रात के वक्त खाना खाने के बाद मैं अपने मम्मी पापा के कमरे की तरफ गई, जो मुझे देखकर कुछ हैरान हुए। लेकिन मैंने बिना डरे और बिना झिझकते हुए उनसे मोहित के बारे में बता दिया कि मैं उसे पसंद करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ, जिस पर मेरे पापा ने मुझ पर गुस्सा किया और उन्होंने ये कहा कि वो मेरा रिश्ता कहीं तय कर चुके हैं और जल्दी ही मंगनी भी हो जाएगी, तो वो अपनी बात से पलट नहीं सकते। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरी खुशी किसी और में नहीं बल्कि मोहित में है, तो वो मुझसे मोहित के बारे में पूछने लगे कि वो कौन है,
कहाँ रहता है और क्या करता है, कितनी जायदाद का मालिक है। जिस पर मैंने हल्की आवाज में उन्हें बता दिया कि वो एक गरीब लड़का है और नौकरी की तलाश में है। मेरी बात सुनकर वो गुस्से में मुझसे कह गए कि वो एक गरीब लड़के से मेरी शादी नहीं करवा सकते, जो मेरी सारी ख्वाहिशों को कभी पूरा ना कर सके, और ये कि मैं उसे जितनी जल्दी भूल जाऊं उतना ही अच्छा है और मंगनी के लिए तैयार रहूं। और उन्होंने अपना फाइनल फैसला सुनाकर मुझे जाकर सोने के लिए कह दिया। मैं मरे मरे कदमों से अपने कमरे में चली आई और फिर कुछ सोचकर मोहित को फ़ोन मिलाकर उसे मैंने सब कुछ बता दिया, जो भी मेरी बात मेरे पापा से हुई, जिसे सुनकर मोहित भी चुप रह गया। मैंने अपनी इंगेजमेंट का बताया तो वो तड़प उठा कि वो मेरी शादी किसी और से नहीं होने देगा, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। ये सुनकर मुझे कुछ सुकून महसूस हुआ, क्योंकि मैं भी मोहित के अलावा किसी और से शादी करने का सोच भी नहीं सकती थी। थोड़ी देर तक हम यूं ही सोच विचार करते रहे कि अपने घर वालों को कैसे मनाया जाए, लेकिन जब काफ़ी देर तक हमें कुछ समझ में नहीं आया तो हमने भागकर शादी करने का फैसला कर लिया, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा नहीं था। मैंने मोहित को सब कुछ समझा दिया कि हमें कैसे कैसे भागना है। टाइम वगैरह बात करके मैंने फ़ोन बंद कर दिया। ये तो फिक्स था कि मैं मोहित के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकती थी। तभी मैं किसी भी अंजाम की फिक्र ना करके वो फैसला कर चुकी थी, जिसके बारे में कभी सोचा तक नहीं था। मैं अपने माता पिता की इज्जत नीलाम नहीं करना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानकर उन्होंने मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं छोड़ा था। तभी मैं ये फैसला करने पर मजबूर हो गई थी, और सिर्फ मैं ही नहीं, मोहित भी सब कुछ भूलकर मेरी बात मानने को तैयार हो गया, जिस पर मुझे यकीन हो गया था कि वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। अगला दिन मैंने खुशी खुशी गुजारा था, ताकि सबको लगे कि मैं नॉर्मल हूँ और अपने माता पिता की बात मानकर सब कुछ भूलकर एंगेजमेंट करने के लिए तैयार हो गई हूँ। किसी को भी मुझ पर शक हो जाता तो कोई भी मुझे घर से भागने न देता। भागने देना तो बहुत दूर की बात है, कोई मुझे कमरे से निकलने भी नहीं देता। मुझे नॉर्मल देखकर मेरे माता पिता भी मुतमईन हो चुके थे और पहले की तरह ही मुझसे मोहब्बत से व्यवहार कर रहे थे। उन्होंने खाने के दौरान सबको मेरी मंगनी की बात बता दी थी, ताकि तैयारी शुरू की जा सके। सभी एकदम खुश नज़र आने लगे थे। सब लोग ऑफिस चले गए थे, जबकि मैं दिल ही दिल में अपने प्लान के बारे में सोचती रही। कुछ पैसे और कुछ सोने के जेवर जो कि मेरे पास थे, वो मैंने अपने कपड़े वाले बैग में रख लिए और बैग को अपनी अलमारी में छुपा दिया था, ताकि कोई मेरे कमरे में आ भी जाए तो भी किसी को इस बारे में पता न चले। दिन छिपा और रात हो गई। रात का खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे, जबकि मैं जागकर उन सब की गहरी नींद में सो जाने का इंतजार कर रही थी। रात के तकरीबन 1 बजे मैं चेहरे को दुपट्टे से लपेटकर और बैग लेकर बाहर निकली। मोहित का मैसेज आ चुका था कि वो घर के बाहर आ गया है। 5 मिनट में मैं वहां पहुंची और मोहित के साथ चली गई, ये सोचे बिना कि मेरे इस कदम से मेरे माँ बाप की क्या इज्जत रह जाएगी। लोग उनको तरह तरह की बातें सुनाएंगे और मैं जो अपने माता पिता की लाडली थी उससे वो नफरत करने लगेंगे। उस वक्त मैं कुछ भी नहीं सोच रही थी, सिवाय अपनी मोहब्बत के, जिसको पाने का मुझे पूरा हक था। मैं अपने माता पिता को ही गलत समझ रही थी, जिन्होंने मेरी ख्वाहिश पूरी करने के बजाय मुझे ज़बरदस्ती के रिश्ते में बांधना चाहा था। मोहित मुझे बाइक पर बिठाकर अपने एक दोस्त के घर ले गया था, जहां पर शादी का सारा इंतज़ाम किया गया था, और फिर उसके दोस्तों की मौजूदगी में हम दोनों ने साथ फेरे ले लिए थे। शादी के बाद मोहित अपने दोस्तों से मिलकर मुझे दूसरे शहर ले आया था। यहाँ पहुँचने में हमें 6 घंटे लगे थे। यहाँ उसने किराए पर मकान ले लिया था, जहाँ हम दोनों रहने लगे थे। मैंने और मोहित ने अपनी मोहब्बत पाली थी और हमें ये लगा था कि ज़िंदगी अब आसानी से गुजरेगी, क्योंकि मोहब्बत हो तो किसी और चीज़ की क्या ज़रूरत। मगर धीरे धीरे मेरा ये ख्याल गलत साबित होने लगा, क्योंकि मोहब्बत के अलावा पैसों की भी ज़रूरत होती है, जिसके सहारे ज़िंदगी गुजारी जाती है। मोहित सारा दिन नौकरी की तलाश में बाहर रहता और मैं सारा दिन घर में कामकाज में बिजी रहती। मोहित के पास जो पैसे थे उसने घर का किराया दे दिया था, जबकि मेरे पास जो पैसे थे उससे घर का राशन और कुछ ज़रूरी सामान मंगवा लिया था, ताकि हमें वहाँ रहने में आसानी हो। हमें यहाँ आए हुए 10 दिन गुजर चुके थे, मगर अभी तक मोहित को नौकरी नहीं मिली थी, तो उसने मजदूरी करनी शुरू कर दी, जिसकी वजह से उसके कई दोस्त बन गए थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। मैं अपने पापा की बहुत लाडली थी और आज तक उन्होंने किसी भी काम को मुझे हाथ तक लगाने नहीं दिया था।
मेरे सारे कामों के लिए घर में एक नौकरानी मौजूद थी जो मेरे सारे काम करती थी। मैंने अपने तो क्या, कभी भाइयों के भी काम नहीं किए थे और कभी उन्हें एक गिलास पानी कभी नहीं पिलाया था। लेकिन यहाँ सिर्फ न मुझे काम करने पड़ते थे बल्कि पति की खिदमत भी करनी पड़ती थी। मेरे पापा ने कहा था कि मोहित मुझे वो ऐशो आराम की ज़िंदगी नहीं दे पाएगा जिनकी मैं आदी थी, और इस बात की मुझे अब समझ आ रही थी। मगर अब कुछ भी नहीं हो सकता था। पानी सर पर से गुजर चुका था। धीरे धीरे मोहित का बिहेवियर भी बदलने लगा था और वो अब मजदूर जैसा व्यवहार रखने लगा था। मैं दिन रात अपने पति मोहित की खिदमत करती, लेकिन रात होते ही मोहित अब अपने कई दोस्तों को घर लाने लगा था, जिनके लिए मुझे बहुत सारा खाना बनाना पड़ता, क्योंकि मोहित का कहना था खाना खाए बिना जाने देना बुरा लगता है। अब रोज का यही हाल हो गया था। मैं न सिर्फ अपने पति की खिदमत करती बल्कि उसके दोस्तों के लिए बहुत सारा खाना भी बनाती। मोहित जो पैसे कमाता वो सब इसी में उड़ा देता। धीरे धीरे घर के खर्च चलाने के लिए मेरे जेवर भी बिक गए। मुझे अपनी पुरानी जिंदगी याद आती जिसमें मुझे कभी किसी चीज़ की परेशानी नहीं हुई थी और ना ही किसी चीज़ के लिए तरसना पड़ा था। मुझे अब अपने पापा की बातें सही लग रही थी। उनका फैसला सही लग रहा था जो उन्होंने मेरे लिए किया था। मेरी मोहित से मोहब्बत कम तो नहीं हुई थी, लेकिन अब मुझे पछतावा होने लगा था। मुझे अपनी पुरानी ज़िंदगी याद आती तो मैं बहुत ज़्यादा रोने लगती। मुझे अपने घर वाले, माता पिता और भाई भी याद आने लगे थे, जिनसे मिले मुझे काफ़ी टाइम गुजर चुका था और हमें यहाँ आए कई महीने हो चुके थे। ऐसे ही एक दिन की बात है, मेरे पति के पास घर का किराया देने के लिए पैसे नहीं थे। हम दोनों ही परेशान से बैठे हुए थे। मेरे पास अब कोई जेवर भी नहीं था कि उसे बेचकर हम मकान का किराया दे देते। मोहित ने कहा था कि मकान मालिक ने किराया जल्दी मांगा है। मेरे पति मोहित बहुत परेशान से होकर बैठे हुए थे। मैं भी उसके पास ही बैठी हुई थी। अचानक मेरे पति ने मेरी तरफ देखा और कहा, आज से तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। उनकी बात सुनकर मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गई, क्योंकि आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा था और ना ही कभी मेरे साथ काम में हाथ बटाया था। और आज वो कह रहे थे कि आज से मैं कोई काम नहीं करूँगी। ये बात मेरे लिए बहुत हैरतमंद थी और मैं इसी बात से हैरान थी कि आज मेरे पति को क्या हो गया है। मगर ऐसा क्यों? मैं काम नहीं करूँगी तो कौन करेगा? मैंने परेशान होकर पूछा तो उन्होंने कहा, तुम इस बात की फिक्र मत करो, बस तुम कोई काम नहीं करोगी, बस आराम करोगी। मेरे पति मोहित ने बहुत प्यारे अंदाज में कहा। मैंने सारी बातों को नज़रअंदाज करके सिर हिला दिया। उस दिन से ही सब कुछ बदल गया। मुझे अपनी ज़िंदगी जन्नत लगी, क्योंकि मेरे पति मुझे ज़मीन पर पाँव तक नहीं रखने देते। हमारी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम कोई नौकरानी रख लेते जो वो घर के काम करती। तभी मोहित ने खुद ही घर के सारे काम करने शुरू कर दिए। वो अपने काम पर भी नहीं जाते थे। सुबह सवेरे उठते, नाश्ता बनाते, मुझे अपने हाथों से नाश्ता करवाते और फिर घर के काम करते, जिसमें सफाई, बर्तन धोना, किचन साफ करना, गंदे कपड़े धोना, उनको सुखाना वगैरह शामिल था। उसके बाद दोपहर को खुद ही खाना बनाते और फिर शाम को खाना बनाने के साथ किचन वगैरह साफ करते और रात को मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर सुला देते। मैंने कई बार उन्हें मना करना चाहा था, मगर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी थी, बल्कि सख्ती से मना किया था कि जो वो कर रहा है उसे करने दो। वो रोज़ रात को मुझे अपने हाथों से खाना खिलाकर सुला देता। ऐसा लगता जैसे मैं कोई छोटी बच्ची हूँ जो खुद से खाना भी नहीं खा सकती। लेकिन मैं क्या करती? मोहित मेरी एक भी नहीं सुनता था। मैं रोज़ मोहित के हाथ से खाना खाकर सो जाती हूँ, मगर जब मैं सुबह उठती हूँ तो मुझे अजीब सी तकलीफ़ का एहसास होता। ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा जिस्म दुख रहा हो। मैं इस बात को इग्नोर करने लगी, ये सोचकर कि पहले मैं चलती फिरती रहती थी, अब सारा सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती हूँ। शायद इसीलिए मुझे तकलीफ़ होती है। लेकिन रोज़ रोज़ मेरे साथ यही सब होने लगा। मोहित रोज़ मुझे रात को खाना खिलाकर सुला देता, लेकिन जब अगली सुबह मैं जागती तो मेरा पूरा जिस्म बहुत बुरी तकलीफ़ में होता, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और ये सब तब से ही शुरू हुआ था जब से मोहित ने अपने हाथों से खुद मुझे रात को खाना खिलाना शुरू किया था। सोने के बाद क्या होता था मुझे दूसरे दिन याद नहीं रहता था। मुझ पर हर वक्त कमज़ोरी छाई रहती थी। ऐसी कमज़ोरी पहले भी होती थी, लेकिन अब ये कमज़ोरी और तकलीफ़ बढ़ने लगी थी। उस दिन के बाद से मैंने देखा था कि मोहित मुतमईन रहने लगा था।
घर का किराया देने की भी कोई फिक्र नहीं थी और घर का राशन वगैरह कहाँ से आ रहा था ये भी मैं नहीं जानती थी। अपने पति की बदलती हालत देखकर मुझे कुछ शक होने लगा था और ऐसा लगने लगा था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रहा हो। लेकिन क्या, यही बात तो मुझे जाननी थी उसके बारे में। मेरे दिमाग में बहुत बुरे बुरे ख्यालात आने लगे थे, जैसे मेरे सोने के बाद मेरे साथ कुछ बुरा होता हो और इस सब में मोहित का हाथ है। लेकिन अभी सिर्फ मुझे मोहित पर शक था, लेकिन सोच सोच कर ही मुझे बहुत डर महसूस हो रहा था कि मोहित मेरे साथ कुछ गलत कर रहा है। उसकी बदलती हालत मेरी आंखों के सामने थी, फिर कैसे न उस पर शक करती। वो मुझसे अपनी खिदमतें करवाता था और अब खुद मेरी खिदमत कर रहा था, और वो भी माथे पर बिना एक शिकन लाए। तो फिर मैं बिना शक किए कैसे रह पाती। ऐसे ही करते करते 20 दिन गुजर गए थे और इन 20 दिनों में मैं बेहद कमज़ोर होने के साथ साथ परेशान भी हो चुकी थी। अब मुझे पता लगाना था कि मेरा शक सही है या गलत। एक दिन प्लान के मुताबिक मैं खाना अपने कमरे में ले गई कि मैं आज खुद खाऊंगी। मेरे पति बर्तन धोने लगे, जबकि मैंने कमरे में आकर वो सारा खाना पॉलीथिन में डालकर वो पॉलीथिन खिड़की से बाहर फेंक दी और फिर जाकर बिस्तर पर लेट गई और सोने की एक्टिंग करने लगी। अभी मुझे आंखें बंद करे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरी जान निकल गई, क्योंकि मुझे कमरे के बाहर एक आदमी और एक औरत के बोलने की आवाज़ आ रही थी, जिसमें मेरे पति मोहित की आवाज़ भी शामिल थी। वो क्या बात कर रहे थे मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन एक आदमी और एक औरत की आवाज़ सुनकर मुझे पक्का यकीन हो गया था कि मोहित मेरे बदले उनसे पैसे ले रहा है। ये सोचकर मेरी आंखों से आंसू आने लगे कि मोहित ने इस बात की भी परवाह नहीं की कि मैं उसकी इज्जत थी। मेरा शक बढ़ता जा रहा था और दिल कर रहा था कि यहाँ से कहीं दूर भाग जाऊं। मोहित के लिए मैंने अपना घर, अपने माँ बाप और ऐशो आराम भरी जिंदगी छोड़ दी, और वही मोहित मेरी इज्जत बेचकर पैसे कमा रहा था। इससे पहले कि मैं वहां से उठकर भागती, तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और वो तीनों लोग अंदर आ गए। मैं अपने आंसुओं को कंट्रोल करके वैसे ही आंखें बंद करके सोने का नाटक करके लेटी रही। मोहित अब उस आदमी से मेरी सेहत के बारे में बातें कर रहा था, जिस पर मुझे ताज्जुब हुआ। वो आदमी उसे कुछ बता रहा था कि ठीक होने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं, क्योंकि अभी बॉडी ज़्यादा डैमेज नहीं हुई है। डॉक्टर का जवाब सुनकर मुझे हैरत हुई, लेकिन तभी किसी ने मेरी कलाई कोहनी के करीब से मेरा हाथ मसलने लगी। वो शायद वही औरत थी। मुझे बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन मैं बर्दाश्त करके वहीं पड़ी रही। तभी मुझे कोहनी के ऊपरी तरफ भी कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। इसके बाद जहाँ पर सुई चुभोई गई थी वहाँ टेप लगाया गया और फिर कुछ खटपट की आवाज़ सुनाई दी। मैंने सुई की चुभन पर किस मुश्किल से दर्द बर्दाश्त किया था, मैं या फिर मेरा भगवान ही जानता था। मेरा डर बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा था कि ना जाने ये लोग मेरे साथ अब क्या करने वाले हैं। कुछ देर के बाद एक बार फिर मुझे सुई चुभी और काफ़ी देर तक अंदर ही रही। या तो मुझे इंजेक्शन लगाया गया था या फिर मेरा खून निकाला गया था। मोहित डॉक्टर से लगातार हल्की आवाज़ में कुछ पूछ रहा था। मैंने पलकों की झिरी से देखा तो मेरे पास एक बहुत खूबसूरत सी लड़की खड़ी थी, जिसने खूबसूरत से कपड़े पहनकर दुपट्टे को अच्छे से ओढ़ कर रखा था। उसका ध्यान मेरी तरफ नहीं था, तभी उसने मुझे आंखें खोलते हुए नहीं देखा। मेरे पास लोहे का एक स्टैंड रखा गया था, वैसा ही जिस पर ड्रिप वगैरह लटकाई जाती है। मैंने कदमों की आहट को अपने पास महसूस किया तो तेज़ी से आंखें मचली। वो मोहित था जो मेरे पास आकर बैठा था और फिर मेरा सर सहलाने लगा था। कुछ देर के बाद मेरे पास से उठ गया और फिर वो उस औरत और आदमी के साथ बाहर निकल गया। उसके जाते ही मैंने आंखें खोलकर देखा तो ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गई कि मेरे बाजू पर कैनुला लगा हुआ था। एक तरफ कुछ दवाइयाँ पड़ी थीं। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। खटपट की आवाज़ पर एक बार फिर मैं सोने का नाटक करने लगी। मोहित मेरे करीब आया, मेरे माथे को चूमा और बोला, तुम फिक्र मत करो, तुम पहले जैसी हो जाओगी। इतना कहकर वो उठा और फिर कमरे को बाहर से लॉक करके बाहर चला गया। मैं तेज़ी से उठी, कैनुला निकाला और फिर खड़ी हो गई, लेकिन मेरा सर बहुत बुरे तरीके से चकराया और नाक से खून निकलने लगा। मैंने अपने आप को संभालते हुए नाक से बहता खून साफ किया और दूसरी चाबी लेकर लॉक खोलकर बाहर निकल गई। घर के बाहर आई तो मोहित मोटरसाइकिल पर कहीं जा रहा था। तभी मैं एक रिक्शे को रोककर उसका पीछा करने लगी। मुझे बहुत कमज़ोरी और बेचैनी महसूस हो रही थी।
लेकिन मैं बर्दाश्त करके बैठी रही। कुछ ही देर में वो एक सर्कस के बाहर रुक गया और गाड़ी खड़ी करके अंदर चला गया। मैं भी किराया देकर उसके पीछे गई, जहाँ पर कई लोग बैठे शायद सर्कस देखने ही आए थे। मेरे पास टिकट नहीं थे। तभी मैं रोहित के पीछे गई, जहाँ वो एक कमरे में गया था। मैं छिपकर उसका इंतज़ार करने लगी और थोड़ी देर बाद वो बाहर आया, लेकिन मैं एक लम्हे के लिए उसे पहचान नहीं सकी, क्योंकि वो एक जोकर के गेटअप में था। उसने हाथ में कई बॉल्स पकड़ रखी थी, जिन्हें वो ऊपर नीचे उछाल रहा था, लेकिन किसी माहिर जोकर की तरह नहीं कर पा रहा था। शायद वो प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन पूरे तरीके से सीख नहीं पाया था। उसने मुझे नहीं देखा और फिर अंदर की तरफ चला गया। मैं भी उसके पीछे हो गई और दूर से उसे देखने लगी। वो स्टेज पर खड़ा होकर अलग अलग तरीके से करतब दिखा रहा था। कई बार 4-5 गेंद को एक साथ ऊपर उछालकर उन्हें कैच करते हुए, कभी एक पहिए वाली साइकिल पर चलते हुए, मगर वो एक भी करतब ठीक से नहीं कर पाया था। गेंदें बार बार नीचे गिर जाती और एक बार वो साइकिल से भी नीचे गिरा था। लोग उसके नाकाम करतब को देखकर उसे बातें सुना रहे थे, उस पर तरह तरह की चीज़ें फेंक रहे थे और अपनी नापसंद का इजहार कर रहे थे, जिस पर जल्द ही उसे स्टेज से वापस बुला लिया गया। मैं ये सब देखकर न सिर्फ हैरान परेशान थी, बल्कि रो भी रही थी, क्योंकि इस बात का एहसास तो मुझे भी हो गया था। वो ये सब पैसे कमाने के लिए कर रहा था। मैं बाहर जाकर छिप गई, मगर उसका मालिक उसे बहुत बुरे तरीके से डांट रहा था कि वो उसे काम से न निकाले, भले ही पैसे कम कर दे। मैं बेआवाज़ रोती हुई मोहित को देख रही थी, जो पैसों के खातिर सर झुकाए इतनी बेइज्जती और जिल्लत बर्दाश्त कर रहा था। उसके मालिक ने उसे डांट कर निकाल दिया तो वो कमरे की तरफ बढ़ने लगा। तब मैं दीवार की तरफ से बाहर निकली। जब मैंने मोहित को पुकारा तो वो एक झटके में पलटा और मैंने उससे एकदम कहा, क्यों किया तुमने ऐसा? तुम यहाँ क्यों हो? पैसों के लिए क्या काम कर रहे हो? मैंने रोते हुए पूछा तो वो सर झुकाए बिना कुछ जवाब दिए कमरे में चला गया और कुछ देर के बाद अपने पहले वाले नॉर्मल हुलिये में वापस आया। मेरा हाथ पकड़ के मुझे बाइक पर बिठाकर घर लेकर आया और बोला कि मैं मजबूर हो गया था। मोहित ने मुझे कमरे में लाकर मेरे हाथ में ड्रिप वापस लगाकर मुझे लेटाकर कहा। मैंने कहा, कैसी मजबूरी और ये सब क्या है? मैंने हैरत से ड्रिप की तरफ इशारा करते हुए पूछा। मुझे घर से भागने से पहले ये सोच लेना चाहिए था कि मैं तुम्हें अच्छी ज़िंदगी दे सकूंगा या नहीं, लेकिन मैंने नहीं सोचा और नाकाम रह गया। कई दोस्त बने, उनकी दावतें की ताकि सिफारिश के ज़रिए कहीं कोई अच्छा काम मिल सके, मगर उसमें भी नाकाम रहा। और फिर मजदूरी की, मगर पैसे कम थे। उस पर तुम्हारी बीमारी। मोहित ने इतना कहकर बात अधूरी छोड़ दी, जबकि मैं बीमारी की बात सुनकर न सिर्फ हैरान हुई बल्कि चौंक भी उठी। मैंने हैरत से पूछा, कैसी बीमारी? तो उसने बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है। और इस बात का पता मुझे उस दिन चला जब हम गायनी डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गए थे। तुम्हारा ब्लड टेस्ट हुए तो ये बीमारी सामने आई। इसी की वजह से तुम्हारी तबीयत खराब होती थी। अभी ये बीमारी ज़्यादा फैली नहीं है, बस तुम्हारा थोड़ा सा खून डैमेज हुआ था, क्योंकि अभी फर्स्ट स्टेज पर ही था। मुझे पता था कि अगर तुम्हें ये पता चला तो तुम्हें बहुत ज़्यादा दुख होगा, तभी तुम्हारा चोरी छुपे इलाज करवाने लगा। तुम्हारे खाने में नींद की गोली मिला देता और तुम बेहोश हो जाती। डॉक्टर ने 4 बार तुम्हारे ब्लड की सफाई की, जिसका सारा सामान मैं अस्पताल से घर लेकर आया था। तभी तुम्हारी तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी थी। ये इलाज 6 महीने चलेगा। दिन में घर के काम से फ्री होकर, दिन में मजदूरी और रात को सर्कस में काम करके तुम्हारे इलाज के लिए पैसे कमा रहा था, मगर तुम्हें सब पता चल गया। वो चुप हुआ तो मैं रोते हुए उसके गले जा लगी। अपनी जान से प्यारे पति के बारे में मैं कितनी बेकार सोच रख रही थी। मैंने उससे माफ़ी मांगी। अपनी बीमारी से ज़्यादा मुझे उसके हालात पर दुख हो रहा था। वो रात मैंने यूं ही रोते हुए गम में गुजारी। अगले दिन मोहित मुझे बिना बताए हुए वापस ले आया और मुझे मेरे घर छोड़ दिया, जिस पर मैं राज़ी नहीं थी, लेकिन उसका कहना था अगर मैं उसके पास रही तो मर जाऊंगी, क्योंकि वो मेरा इलाज करवाने में नाकाम हो रहा है। मेरे पापा और मेरे भाई मुझे देखकर बहुत गुस्सा हुए, लेकिन जब उन्हें मेरी बीमारी का पता लगा तो वो नरम पड़ गए और मेरा इलाज करवाने लगे। 6 महीने मैंने अपने मायके में गुजारे और फिर 7वें महीने में अपने घर वालों की मर्जी से मोहित के पास आ गई। मुझे मोहित से ज़्यादा अच्छा हमसफ़र कहीं नहीं मिल सकता था। मोहित के घर वालों ने भी मुझे एक्सेप्ट कर लिया।
उसके अलावा उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि मेरी और मोहित की शादी हो चुकी थी। मेरे पापा ने मोहित को अपनी कंपनी में नौकरी पर रख लिया, जिससे हमारी जिंदगी बहुत सुकून से और अच्छे से गुजरने लगी। कभी कभी माता पिता के फैसले संतान की बेहतरी के लिए ही होते हैं, लेकिन संतान अपनी जवानी के जोश में खुद को सही और अपने माँ बाप को गलत समझती है, जैसे मैंने किया। लेकिन भगवान का शुक्र था कि भगवान ने मुझे मोहित जैसे इंसान को दिया था, जिसके साथ मैं आज बेहतरीन जिंदगी गुजार रही हूँ। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।